मेरा नाम जितेंद्र है। प्यार से मुझे लोग जीतू कहकर बुलाते हैं। पहले ही कई दिनों से परेशान था। मेरे साथ जो हुआ था वो बहुत ही बुरा और ख़तरनाक था, लेकिन मैं अपनी पत्नी की बेवफाई का बोझ नहीं उठा सकता था। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को साफ साफ कह दिया कि वो मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। वैसे तो मेरी पत्नी एक शरीफ और अच्छी औरत थी और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी। वो बुरी तरह से रोने लगी और बार बार मेरे पैर पकड़कर रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे अपनी ज़िंदगी से मत निकालो। वो कहने लगी कि मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। मैंने कह दिया था कि नहीं, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा, तुम सच में मुझे धोखा दे रही थी। मगर वो इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगी और अचानक ही बेहोश हो गई। उसके बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गया। वहां जाकर डॉक्टर ने मुझे उसके बारे में जो बताया, उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी पत्नी का नाम सोनिया है। सोनिया मेरे ही ऑफिस में मेरे साथ नौकरी किया करती थी और वहीं पर हम दोनों की मुलाकात हुई थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। मैं जिस कंपनी में नौकरी करता था वहां पर मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। मुझे वहां नौकरी करते हुए 7 साल गुजर गए थे, जबकि 2 साल पहले सोनिया वहां पर नौकरी करने के लिए आई थी और मैं तभी से उसे पसंद करने लगा था। सोनिया से मेरी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। पहले ही मेरे वहां पर 5 दोस्त थे, 3 लड़के और 2 लड़कियां, उनमें से एक सोनिया भी थी। हम लोग ऑफिस में काम करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ खूब मौज मस्ती भी करते थे और हम सब का एक फ्रेंड्स ग्रुप बन गया था। हम लोग छुट्टियों में एक साथ ही घूमने जाया करते थे। मेरे ग्रुप के तीनों लड़के, जिनमें से एक का नाम राहुल था, दूसरे का नाम प्रताप और तीसरे का नाम राज था। राज और राहुल को मैंने देखा था। वो सोनिया की खूबसूरती की बहुत तारीफ किया करते थे और हमेशा मुझसे उसकी बातें करते रहते थे। मैं समझ गया था कि वो लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन सोनिया को तो मैं पसंद करता था और मन ही मन उसे चाहने लगा था। रीमा और सोनिया हम चारों ही दोस्त थे और वो सिर्फ दोस्ती के नाते ही हमसे बात किया करती थी। उन दोनों का नेचर हमारे साथ बहुत अच्छा था। वक्त गुजरता गया। जब मेरे घर पर मेरी शादी की बात होनी शुरू हो गई तो मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछा गया। मेरी पहली पसंद सोनिया थी, इसलिए मैंने बेझिझक अपने घर वालों को सोनिया के बारे में बता दिया। इसलिए मेरे घर वाले सोनिया के घर मेरा रिश्ता लेकर चले गए थे। उधर सोनिया के घर वालों ने भी मेरे और उसके रिश्ते से इनकार नहीं किया था, बल्कि खुशी खुशी हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था। मैं बहुत खुश था। सोनिया बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता से कई सारे लोग इम्प्रेस होते थे। जल्द ही मेरी और सोनिया की शादी की तैयारियां हो रही थी। मैं बहुत खुश था और फिर हमारी शादी भी हो गई। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे स्पेशल दिन था, लेकिन शादी वाले दिन मेरे साथ एक ऐसी हरकत हुई जो बहुत ही अजीब थी। मुझे किसी ने अननोन नंबर से मैसेज भेजा था जिसमें सोनिया के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई गई थी और लिखा गया था कि उससे शादी मत करना वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे पता था कि ये किसी की साजिश भी हो सकती है। मैंने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया। हालांकि मैंने उसे डिलीट नहीं किया था और उस मैसेज का जिक्र भी मैंने कभी किसी से नहीं किया। आज हमारी शादी को 15 दिन गुजर गए थे। शादी के शुरुआती दिन एक सपने की तरह गुजर गए। सोनिया बहुत अच्छी और समझदार और हर तरीके से समझदारी से काम लेने वाली लड़की थी, जिसने मेरे घर को और मेरे परिवार को बहुत इज्जत दी थी। वो सब लोगों का बहुत ख्याल रखती थी। वो घर के कामों में भी सबसे आगे होती थी। मेरे माता पिता की इज्जत करती थी और मेरे हर कहने को मानती थी। वो हमेशा हर काम टाइम पर किया करती थी। मैं उसको काफ़ी समय से जानता था, लेकिन हमारा रिश्ता लगने से 1 साल पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। वो जॉब सिर्फ अपने शौक के लिए किया करती थी और इस 1 साल में मैं उससे फ़ोन कर करके उसके हालचाल पूछता रहता था। हालांकि मुझे उसका नौकरी छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ऑफिस में मैं उसको देख लिया करता था। जब उसने नौकरी छोड़ी तभी से मेरा दिल बेचैन रहने लगा था। वो अच्छे खासे खाते पीते घर की बेटी थी, लेकिन वो पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी और उसने कई साल तक अपना ये शौक पूरा कर लिया था। फिर पता नहीं क्या हुआ कि अचानक उसने नौकरी छोड़ दी। हम सारे ही दोस्त एक एक करके बिछड़ गए। रीमा की भी शादी हो गई। राज और प्रताप भी दूसरी कंपनी में नौकरी करने लगे थे, जबकि राहुल और मैं एक साथ ही अब तक नौकरी करते आ रहे थे। मैं बहुत खुश था। जब मेरी शादी हुई तो हमारे सारे दोस्त मेरी शादी पर आए थे। रीमा भी अपने पति के साथ आई थी और फिर मुझे मेरी पसंद मिल गई थी। मैं जब रात को ऑफिस से घर आता था तो मेरी पत्नी अच्छे से तैयार होकर मेरा वेलकम करने के लिए घर में मौजूद होती थी। सोनिया से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी और मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ।
लेकिन वो मैसेज जो शादी वाले दिन किसी ने मुझे अनजान नंबर से किया था, वो अभी भी मेरे मैसेज बॉक्स में सेव था। मैंने एक दो बार उसे दोबारा से पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था कि ये सिर्फ एक साजिश है, एक झूठ है। किसी ने मेरी खुशी को बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक अनजाना सा डर बैठा हुआ था। एक रात सोनिया मेरे साथ बैठी हुई थी और हम बातें कर रहे थे। वो बहुत खुश लग रही थी और मैंने महसूस किया कि वो खुलकर मुस्कुरा रही है, जैसे वो सच में मेरे साथ अपने नए रिश्ते में खुश हो। मैंने भी अपना सारा ध्यान और मोहब्बत अपनी पत्नी पर लगा दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं अपनी पत्नी से बेजार हो जाऊंगा तो मेरा ऐसा बिहेवियर मेरी शादीशुदा जिंदगी पर बुरा असर डालेगा। कुछ दिनों बाद मेरे मामा जी के घर शादी थी। मुझे वहां जाना था। सोनिया भी तैयार हो गई थी और हम दोनों एक साथ शादी में जैसे ही पहुंचे, मैंने महसूस किया कि मेरे कुछ रिश्तेदार मेरे करीब आकर अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हों। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी पत्नी के साथ बैठकर शादी एंजॉय करने लगा। लेकिन जब मैं कुछ देर के लिए बाहर निकला तो मेरे कजिन ने आकर धीरे से कहा कि मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और उसे साथ लेकर थोड़ा अलग हो गया था। वो कहने लगा कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम नाराज हो जाओ। मैंने उससे कहा कि तुम जो भी कहना चाहते हो खुलकर कहो, क्योंकि मैं हर बात सुनने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा कि कुछ दिनों से तुम्हारे मोहल्ले में कुछ अजीब सी बातें हो रही हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात पर गौर करो। मैंने कहा कि आखिर क्या बात है, तो उसने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए कहा, देखो मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कई बार तुम्हारे घर के आसपास आया हूँ, तो मैंने वहाँ लोगों को तुम्हारी पत्नी के बारे में बातें करते हुए सुना है। मैंने अपने कजिन से और सफाई मांगी तो उसने बताया कि तुमसे शादी से पहले भी उसका किसी के साथ अफेयर रहा है। कुछ इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं और अब भी कुछ लोग तुम्हारी पत्नी के बीते हुए कल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और उसी की बातें कर रहे हैं। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मेरे माथे पर एक शिकन भी नहीं आई थी। मैं जानता था कि लोग मेरे और सोनिया के रिश्ते से जलते हैं, खास तौर पर जब किसी को अच्छी और संस्कारी लड़की मिल जाए। मैंने उसे सख्ती से कहा कि मैं इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करता और ना ही मेरी पत्नी के खिलाफ मैं किसी के मुंह से कोई बकवास सुनना चाहता हूँ। वो थोड़ा शर्मिंदा हो गया था और कहने लगा कि मैं तो तुम्हें सिर्फ सावधान कर रहा था ताकि बाद में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। शादी में से खाना खाकर मैं और मेरी पत्नी घर वापस आ रहे थे, जबकि मेरे परिवार वाले अभी भी वहीं पर रुके हुए थे। वहां से वापसी पर मैं सोनिया की चेहरे की तरफ देख रहा था। सोनिया बहुत मासूम लग रही थी। मैंने सोचा कि क्या सच में कोई लड़की इतनी अच्छी भी हो सकती है? क्या ये पॉसिबल है? वो बिल्कुल साफ कैरेक्टर की थी। मैंने इस बात को इग्नोर किया और अपने आप को तसल्ली दी कि ये सब सिर्फ वहम है और कुछ भी नहीं। जैसे तैसे दिन गुजरते गए, मैंने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। सोनिया हमेशा तन्हाई में चली जाती थी, कभी गहरी सोच में पड़ी रहती और कभी खामोश रहती थी। मैंने एक दो बार उससे पूछा भी कि तुम परेशान तो नहीं हो, लेकिन उसने हमेशा यही जवाब दिया कि सब ठीक है। मैंने सोचा कि शायद वो नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रही है, इसलिए मैंने उसे ज्यादा सवाल नहीं किया। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल को पहली बार शक में डाल दिया था। मैं ऑफिस से घर आया तो सोनिया फोन पर किसी से बातें कर रही थी। मैंने दरवाजे से उसकी आवाज सुनी। वो बहुत धीमी आवाज में बात कर रही थी। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया तो उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। मैंने पूछा, तुम किससे बात कर रही थी? तो वो कहने लगी कि बस एक पुरानी दोस्त थी, काफी टाइम बाद उससे बात हो रही थी। मैंने फिर उससे कोई सवाल नहीं किया। मैंने गौर किया कि वो अपने मोबाइल को ज्यादा टाइम देने लगी थी और जब भी मैं उसके करीब जाता वो अपना मोबाइल बंद कर दिया करती थी। मेरे दिल में कई सवाल आने लगे, लेकिन मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद मैं बेवजह शक कर रहा हूँ। लेकिन फिर एक रात मैंने उसे खिड़की के पास खड़े देखा। वो बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मैं खामोशी से उसके पीछे खड़ा हो गया। उसने मुझे आते देखा तो वो घबरा गई और फौरन खिड़की बंद करके नरमी से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने पूछा, तुम क्या देख रही थी? तो उसने जवाब दिया कि बस ऐसे ही बाहर देख रही थी। लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कुछ तो है जो सोनिया मुझसे छुपा रही है, मगर क्या? मैं जानना चाहता था, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि बेवजह का कोई झगड़ा हो। मैंने खुद से कहा कि जब तक मेरे पास कोई सबूत न हो मुझे कुछ नहीं सोचना चाहिए, मगर मेरे अंदर कुछ बदलने लगा था।
वो मैसेज जो मुझे शादी पर मिला था वो अचानक मेरी याददाश्त में ताज़ा हो गया था। मैंने उसे अपने मोबाइल में ऑन किया और पढ़ा। उसमें जो कुछ लिखा हुआ था वो सब बुनियादी इल्ज़ाम लग रहे थे, लेकिन क्या सच में ये सब झूठ था? मेरे दिल में सवाल पैदा हो रहे थे और मैं इनके जवाब ढूंढने के लिए बेकरार था। शादी के बाद मैं और सोनिया खुश तो थे, लेकिन हमें बहुत सारी नज़रें लगी हुई थी। दरअसल मेरे सारे रिश्तेदारों में सबसे सुंदर पत्नी मेरी थी, इसलिए सब लोगों की जुबान पर यही होता था कि इस लड़के को इतनी अच्छी लड़की कैसे मिल गई। और फिर एक दिन सारी नज़रें हम पर निकल भी गई थी जब मेरा एक्सीडेंट हो गया। चोट तो मुझे सिर्फ टांग पर लगी थी, लेकिन मैं बेड रेस्ट पर आ चुका था। मेरा एक्सीडेंट जानलेवा नहीं था, मगर मेरी टांग में हल्का सा फ्रैक्चर हो गया था और डॉक्टर ने मुझे सख्ती से बेड रेस्ट की एडवाइस दी थी। सोनिया ने मेरा हर तरह से ख्याल रखा था। उसके बर्ताव में कोई भी बदलाव नहीं था और ना ही कोई शिकायत। वो दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती थी, मुझे टाइम पर मेडिसिन दिया करती थी, मेरे खाने पीने का ख्याल रखती थी और हर समय मेरे साथ रहती थी। उसकी मोहब्बत और कुर्बानी मुझे हैरान कर दिया करती थी। मैं शुरू में बहुत खुश था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन जितना ज़्यादा वो मेरी सेवा करती, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी थी। मुझे नहीं पता था कि ये एहसास क्यों आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं अनदेखे वहम ने मेरे दिमाग में जगह बना ली थी। लेकिन जो भी था, मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। मेरा इलाज भी डॉक्टर से चल रहा था। उन्होंने मेरी हालत देखकर कहा था कि फ्रैक्चर मामूली है, लेकिन सावधानी बरतनी ज़रूरी है। मैंने डॉक्टर की बात मान ली और पूरी तरह से आराम करने लगा। एक दिन ड्रेसिंग करने के बाद डॉक्टर ने मुझे एक बड़ी ही खतरनाक खबर सुनाई थी। उन्होंने मेरी टांग का चेकअप किया और कहने लगे, एक बात जो मैं आपको पहले से ही बताना चाहता था, लेकिन इसलिए नहीं बताना चाह रहा था। मैं चाहता था कि पहले आप ठीक हो जाएं, लेकिन आप काफ़ी हद तक अब ठीक हो चुके हैं और आपकी ड्रेसिंग होना भी अब बंद हो जाएगी और अब ये बात बताने का सही समय आ गया। मैं डॉक्टर की बात को गौर से सुनने लगा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब क्या बात है? उन्होंने कहा, कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने गहरी सांस ली और मेरे कंधे को थपथपाते हुए कहने लगे कि आपका एक्सीडेंट होने के बाद जब आपको अस्पताल लाया गया तो आपकी हालत काफ़ी बुरी थी। आपके घर वालों के आने से पहले मैंने आपकी ड्रेसिंग वगैरह कर दी थी और अब बात ऐसी है कि आपको ठीक करने के लिए हमें आपका छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ा था, जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो गए। मैंने कहा कि कैसे साइड इफ़ेक्ट्स? डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बाद हमने आपके कुछ टेस्ट करवाए थे। उन टेस्ट रिपोर्ट से हमें पता चला कि आप कभी पिता नहीं बन सकते। ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्होंने मुझे डिटेल से सब कुछ बता दिया और मुझे मेरी रिपोर्ट्स भी दिखाई। तो मैं समझ रहा था कि हमें छोटी मोटी नज़र लगी है, लेकिन यहाँ तो हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मैं पिता बनने के काबिल नहीं रहा था। अगर ये बात सोनिया को बताई तो उस पर क्या गुजरेगी, क्योंकि जब औरत बांझ होती है तो मर्द उसके साथ क्या करता है ये तो सब जानते हैं। लेकिन जब मर्द बांझ हो जाए तो औरत पर भी बहुत बुरा समय आ जाता है। कुछ औरतें तो अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं और सोनिया के पास तो वैसे भी ऑप्शंस की कमी नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे आगे बताया कि आपकी ज़िंदगी पर कभी कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा, सिर्फ कमी यही है कि आप पिता बनने का सुख नहीं देख पाओगे। ये बात मैं रिपोर्ट के मुताबिक आपको पहले बताना चाहता था, लेकिन आपकी कंडीशन ठीक नहीं थी और ये सदमा किसी मर्द के लिए बहुत बड़ा होता है। इसलिए मैंने सोचा कि आप रिकवर हो जाएं, तब मैं आपको ये खबर सुनाऊंगा। मैंने कहा, डॉक्टर क्या इस परेशानी का कोई सॉल्यूशन नहीं है? आप मेरा ट्रीटमेंट करके भी तो मुझे ठीक कर सकते हो। डॉक्टर ने कहा कि हम आपके टेस्ट वगैरह कर लेंगे, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। मैं परेशान तो इसलिए था कि मेरी पत्नी को अगर ये सब कुछ पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। मैंने ये बात जब डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर कहने लगे कि आपकी पत्नी बहुत मासूम है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ यहाँ आई है, इसीलिए मैं उनको थोड़ा बहुत जान गया हूँ। उनको जितना देर से पता चलेगा उतना ही अच्छा है। ये सब सुनकर मेरा तो दिल ही टूट चुका था। इतनी बुरी खबर मेरी किस्मत में निकली थी। एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। बस नाटक करना था कि जैसे सब कुछ ठीक है। जब मैं घर पहुंचा तो सब कुछ नॉर्मल था। मेरे मम्मी पापा कमरे में बैठे हुए एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। बहन और भाभी घर के छोटे मोटे काम कर रही थी और मेरी पत्नी अपने कमरे में मौजूद थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश की थी। मैं वहां से अपने मम्मी पापा के कमरे में चला गया। उन्होंने मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा,
तो मैंने उनको बताया कि सब ठीक है, बस आज आखिरी बार ड्रेसिंग होनी थी और अब चोट भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। मेरी मम्मी कहने लगी कि ऊपर वाले ने मेरे बच्चे को बचा लिया। मैं तो बार बार अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी, बस अब मेरा बेटा जल्द से जल्द पिता बन जाए, मेरे बेटे और बहू को ऊपर वाला संतान और दे दे, फिर तो हमारे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। इस पर मेरे पापा भी बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा कि पोता पोती आ जाएंगे तो हमारा भी मन लगा रहेगा। उनके ये शब्द मेरे दिल में गहरा जख्म कर रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे कदमों तले से जमीन खिसकने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गहरी खाई में जा रहा हूँ, जैसे वहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। मैं अपने माता पिता के सामने अपने आंसू नहीं रोक सकता था, इसलिए खामोशी से वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं बिस्तर पर बैठ गया था। मेरा शरीर कांप रहा था। मैं जानता था कि अब जो मेरी जिंदगी में आने वाला है वो एक आम इंसान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश में से एक था। मैंने दीवार पर नजर डाली जहां मेरी और सोनिया की शादी की फोटो लगी हुई थी। उसमें हम दोनों बहुत खुश थे, जैसे हमारी जिंदगी में कोई परेशानी ही न हो, मगर हकीकत इससे बहुत अलग थी। कुछ समय के बाद सोनिया मेरे करीब आई। वो महसूस कर चुकी थी कि मेरे अंदर कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। वो खामोशी से मेरे करीब आई। उसने मेरे चेहरे को गौर से देखा, फिर मेरे सामने बैठ गई। उसने मेरे हाथ को अपने नरम हाथों में थाम लिया और धीरे से कहने लगी कि जीतू, आप परेशान क्यों हो? क्या हुआ है? डॉक्टर ने कुछ कहा है क्या? सब ठीक तो है ना? आज घर में काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैं आपके साथ आपकी ड्रेसिंग करवाने के लिए नहीं जा सकी। मैं घबरा गया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी बेबसी को पढ़ ले। मैंने नज़र चुराई और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा कि नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, तुम नहीं गई तो? मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही मेरी आंख भर आई थी। मम्मी मुझे पिता बनने की दुआ दे रही थी, इसलिए वो जानती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। उसने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ा और कहने लगी कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका हर दुख मेरा भी दुख है। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर कीजिए, और हम दोनों का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि हम तो पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मैंने उसकी आंखों में झांका तो वहां पर मुझे मोहब्बत और फिक्र दिखाई दे रही थी, मगर मैं उसे क्या बताता कि जो बात मेरे सीने में दफन है वो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैंने अपना सर झुका लिया और फिर कहा कि सब कुछ ठीक है, तुम परेशान मत हो, और अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ। ये शब्द कहते हुए मेरा दिल अफसोस से भर गया था कि क्या ये सच में खुशहाल जिंदगी थी। मैं जानता था कि मेरा असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। ये राज जो मैं अपने सीने में दफन किए बैठा था, यह हकीकत में किसी को बता नहीं पा रहा था। मैं किसी को ये बात बताने की हिम्मत नहीं रखता था कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। अगर मैं खामोश रहता तो इल्ज़ाम मेरी पत्नी पर आ जाता। मैं देख सकता था कि कुछ ही महीनों में सवाल उठने लगेंगे, बातें होंगी और लोग इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि मेरी पत्नी अभी तक गर्भवती क्यों नहीं हुई। फिर लोग मेरी पत्नी को ही इसमें दोष देंगे, तो कुछ लोग उसे ताने देंगे, बेचारी सोनिया। लोग यही कहेंगे कि लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन अपने पति को अब तक एक बच्चा न दे सकी। ऐसी औरत तो बेकार होती है, ऐसी औरत की खूबसूरती भी किसी काम की नहीं होती। हर कोई यही कहेगा कि जीतू तो बिल्कुल सेहतमंद और ठीक है, कमी तो उसकी पत्नी में ही है। मुझे इन सब बातों के बारे में पहले से ही पता चल गया था। मैं जानता था कि जब भी बच्चा ना होने की बात आएगी तो उंगलियां सोनिया पर ही उठेंगी, क्योंकि हमारे समाज में औरत को ही हमेशा कसूरवार समझा जाता है। मर्द पर कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। लेकिन क्या मेरी पत्नी इस इल्ज़ाम का बोझ उठा सकती थी? क्या वो मेरा साथ देगी या फिर मुझे छोड़कर चली जाएगी? ये वो सवाल थे जिनका जवाब मुझे नहीं पता था, और ना ही मैं इनके बारे में सोचना चाहता था। मैं सिर्फ इतना जानता था कि अब मेरी जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर थी जहां हर कदम पर इम्तिहान था और सिर्फ आजमाइश थी। मेरे लिए फैसला करना बहुत मुश्किल था कि मैं सोनिया को सब कुछ बता दूं या फिर वक्त के साथ खामोश रहूं। ये जिंदगी जो इतनी हसीन लग रही थी, अचानक इतनी बेरंग क्यों हो गई? हमारी शादी को 3 महीने ही हुए थे कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मुझे इतनी बुरी खबर मिल गई। मेरे घर वालों को ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुसीबत टल गई। लेकिन असल मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसने मेरी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी थी। मैं कभी पिता नहीं बन सकता था। यह हकीकत मेरे दिल पर एक गहरा जख्म छोड़ गई, लेकिन मैंने इस बारे में किसी को बताया नहीं था और खुद को भी संभाल लिया था।
लेकिन उस समय मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस्मत मेरे लिए एक और हैरान कर देने वाला मोड़ लेकर आ रही है। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो घर में चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही थी। मेरी भाभी और बहनें बहुत खुश थीं और मीठा बना रही थी। मेरी शादीशुदा वाली बहन भी हमारे घर आई हुई थी। वो जल्दी से मेरे पास आई। उसने माँ से कहा कि माँ, मिठाई लेकर आओ, मैं भैया का मुंह मीठा करवाना चाहती हूँ। माँ दौड़ते हुए मिठाई लेकर आई। मेरी बहन ने पूरा लड्डू मेरे मुंह में डाल दिया और खुशी से चहककर कहने लगी कि बहुत खुशी की बात है भैया, मुंह मीठा करो, आप पापा बनने वाले हो। अब आपके बच्चे भी बड़े भैया भाभी के बच्चों के साथ इधर उधर घर में खेलेंगे। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। लड्डू का टेस्ट मेरी जुबान पर था, लेकिन मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल मच गई। मैंने एक सेकंड के लिए सोचा कि शायद मैंने गलत सुना है, लेकिन सब लोगों की खुशी और चमकती हुई आंखों ने साबित कर दिया कि मैं कुछ गलत नहीं समझा। ये कैसे हो सकता है? मेरे दिमाग में घूमने वाला सवाल मेरी जुबान पर नहीं आ सका था। मैं शॉक्ड रह गया था और मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। मुझे डॉक्टर की कही हुई बात याद आ गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये शब्द फौरन ही मेरे मुंह से निकल गए। सब लोग हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे। माँ कहने लगी कि बेटा, हमें पता था तुम खुशी से हैरान हो जाओगे, लेकिन तुम कुछ ज़्यादा परेशान लग रहे हो, क्या बात है बेटा? मैंने जल्दी से खुद को संभाला और अपने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाई और सर झुकाकर कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अचानक ये खबर मिली है तो थोड़ा शॉक्ड रह गया था। मेरी माँ ने खुशी से मेरे हाथ चूमकर कहा, अब तुम्हारे भी बच्चे होंगे, ऊपर वाले की ढेर सारी कृपा है। मेरी बहन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी कि भैया जाओ, जाकर भाभी से उनके हालचाल तो पूछ लो, वो भी खुश हो जाएंगी, वो आपका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही है। बड़ी मुश्किल से मेरे कदम कमरे की तरफ चल दिए। मेरे दिल में एक तूफान उठ चुका था और दिमाग में ढेर सारे सवाल आ रहे थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी पत्नी सामने ही बैठी हुई थी। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था और आंखों में शर्म की चमक थी। वो मेरे करीब आई और कहने लगी कि हम दोनों की जिंदगी में अब कोई तीसरा भी जुड़ने जा रहा है। ये शब्द सुनकर मैंने सख्ती से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है? ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर सोनिया खामोश हो गई थी, जैसे उसे मुझसे ऐसे शब्दों की उम्मीद ही ना हो। उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मम्मी जी मुझे डॉक्टर के पास ले गईं तो डॉक्टर ने मुझे यह खबर सुनाई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन आप इस बात पर नाराज़ क्यों हो रहे हो? ऊपर वाले की कृपा है, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो माता पिता बनने वाले हैं। लेकिन मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात नहीं थी, बल्कि सबसे बड़ा धोखा था। मैंने दांत पीसते हुए कहा, ये सब झूठ है, बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जोरदार आवाज़ निकल गई थी और मेरे शब्द पूरे कमरे में गूंज रहे थे। ये सुनकर मेरी पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में हैरानी, चेहरे पर डर और आंखों से निकलते हुए आंसू साफ साफ बता रहे थे कि वो बहुत परेशान हो गई है। उसने कहा कि ये आपको क्या हो गया है? आप क्या कह रहे हो? आज तो बहुत बड़ी खुशी का दिन है और आप इस तरह की बातें कर रहे हो। आप मुझ पर शक कर रहे हो। मेरे अंदर की उलझन मेरी फीलिंग्स पर सवार हो चुकी थी। मैंने अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर ली और गुस्से से कहा कि खुशी का दिन? तुम्हें क्या लगता है कि ये खुशी का दिन है? सोनिया रोने लगी थी। वो बेयकीनी से मुझे देख रही थी और बार बार यही कह रही थी कि मैं तो माँ बनने के लिए तरस रही थी और अब जब ये खुशी मुझे मिली है तो आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? मुझे उसकी बातों से उलझन हो रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में जो हकीकत मौजूद थी उसकी वजह से मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दरवाज़ा खुला और मेरे पापा अंदर आ गए। उनके पीछे ही मम्मी भी थी। पापा कहने लगे कि ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों झगड़ रहे हो? पापा जी ने गुस्से से पूछा था। फौरन ही सोनिया ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और कहने लगी कि नहीं पापा, झगड़ नहीं रहे, बस ऐसे ही नॉर्मल सी बात हो रही थी। माँ ने मुझे घूरा जैसे वो मेरा चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही हो। मैंने भी जल्दी से सर हिला दिया और कहा कि जी कुछ नहीं, बस सोनिया मुझे खुशखबरी सुना रही थी और मैं हैरान हो गया था। माँ पापा ने सुकून की सांस ली और कहने लगे कि चलो ठीक है, खुश हो जाओ, ये समय खुश होने का ही तो है बेटा। ये कहकर वो लोग कमरे से बाहर निकल गए थे, लेकिन मैं जानता था कि ये मैटर यहीं ख़त्म नहीं हो सकता। मैंने फैसला कर लिया था कि आज रात मैं अपनी पत्नी से इस बारे में खुलकर बात ज़रूर करूँगा। ये फैसला शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन ये तय था कि मैं अब खामोश नहीं रह सकता था। सोनिया मेरे रिएक्शन पर काफ़ी परेशान थी। मुझे पता चला कि मेरे घर वाले 2 दिन के लिए हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहे हैं।
सोनिया वहाँ नहीं जा रही थी क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिन थे और सब लोगों ने कहा था कि तुम घर पर रहकर उसका ख्याल रखना। घर से सब लोग शादी में जा चुके थे। मैं और सोनिया अब घर में अकेले थे। मेरे लिए सोनिया से बात करने का ये अकेले में बहुत अच्छा मौका था क्योंकि मुझे पता था कि मेरा सोनिया के साथ झगड़ा होने वाला है। मुझे शादी के शुरू के वो दिन याद आने लगे जब मुझे सोनिया पर शक हुआ था और शादी वाले दिन भी मुझे किसी ने मैसेज किया था कि सोनिया कैरेक्टरलेस लड़की है। मुझसे सब कहते थे कि जिस लड़की के पास इतनी सुंदरता है वो साफ कैरेक्टर की हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं सबको गलत समझता था। आज मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरी पत्नी कैरेक्टरलेस थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी और ये बच्चा मेरा नहीं था। जब मेरे घर वाले घर से चले गए और सिर्फ मैं और मेरी पत्नी घर पर अकेले थे, तब मैंने सोनिया से पूछा कि आखिर उसने किसके साथ अपना मुंह काला किया। वो हैरान रह गई और कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उसे सब कुछ बता दिया था तो वो भी हैरान हुई। उसने कहा कि जिसने भी आपको ये सब कहा है कि आप पिता नहीं बनने वाले, ये झूठ है क्योंकि मेरे पेट में जो बच्चा है वो आपका ही है। लेकिन मुझे तो ये सब डॉक्टर ने बताया था और डॉक्टर गलत नहीं बता सकता। मैंने सोनिया से कहा कि तुम निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। वो डिवोर्स के बारे में सुनकर ही डर गई थी और ज़मीन पर बैठ गई। मुझसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हो? आप गलत समझ रहे हो। प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आज तो खुशी का दिन है, हम लोग माता पिता बनने वाले हैं और ये बच्चा आपका ही है। मैं ज़ोर से चिल्लाया और कहने लगा कि नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं है। हमारा बहुत झगड़ा होने लगा। कभी मैं उसको इल्ज़ाम लगाता तो कभी उसको कैरेक्टरलेस कहता। वो बार बार सफाइयाँ दे रही थी और रो रही थी। काफ़ी देर तक यही सब कुछ चलता रहा। मैं अपनी पत्नी को कैरेक्टरलेस कहने के साथ साथ बहुत गलत शब्द भी इस्तेमाल कर रहा था जिनको सुनकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं गुस्से में ये सब कुछ कह रहा था। मैंने गुस्से की हालत में अपनी पत्नी के साथ बहुत बुरा सलूक किया जो किसी भी औरत के लिए दिल दहला देने वाला था। सोनिया खामोश थी और कुछ नहीं कह रही थी और मैं इन इल्ज़ामों को उसके सामने दोहरा रहा था जैसे ये कोई हकीकत है। मैंने कहा कि तुम्हारा कैरेक्टर साफ नहीं है, तुमने ये सब कुछ क्यों छुपाया और ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। ये शब्द मेरे मुंह से बार बार निकल रहे थे। सोनिया की आंखों में गहरी चुप्पी थी, जैसे वो गहरी तकलीफ में हो। शब्द जो मैं उस पर फेंक रहा था वो उसे सुनकर बर्दाश्त करके चुपचाप उसका जवाब दे रही थी। उसने कहा, तुम जो भी कह रहे हो मैं उसका जवाब नहीं दूंगी। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, हमेशा तुम्हारा साथ दिया। उसकी बातें मुझे तेज धार की तलवार की तरह लग रही थी। मैं उस समय अपनी हालत को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने उसे उस समय धकेलना शुरू कर दिया जबकि उसकी हकीकत उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। मेरे दिल में खुद को इतनी तकलीफ देने का कोई जवाब नहीं था। मैं जानता था कि मेरी पत्नी पर लगाए गए इल्ज़ाम बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा दिल मुझे सही फैसला करने पर कंफ्यूज कर रहा था। उस समय मैंने सोनिया से कहा कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे धोखा दिया? वो और भी ज़्यादा खामोश हो गई। उसका चेहरा अफसोस में था, जैसे वो मेरे हर सवाल का जवाब जानती थी। उसने रोते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ जीतू, ये बच्चा तुम्हारा ही है। उसकी आवाज़ में बहुत प्यार था। फिर वो कुछ और कहने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे कुछ और न कहने के लिए खामोश करवा दिया क्योंकि मेरा गुस्सा और शक उस समय की हकीकत बन चुका था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसे अपने घर से यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी से भी निकाल कर रहूँगा। वो इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि उसकी तकलीफ बहुत बड़ी थी, मगर वो रोते रोते अचानक बेहोश हो गई। उसे इस तरह बेहोश देखकर मैं घबरा गया था क्योंकि उस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था और फिर वो माँ बनने वाली थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेरे दिल में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसकी हालत ने मुझे चौंका दिया था। मैं फौरन उसका हाथ पकड़कर और उसे उठाकर अस्पताल ले गया था। जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो बताया कि ये तो माँ बनने वाली है और उनकी हालत नॉर्मल से बहुत अलग है। डॉक्टर ने कहा कि हम इनका अल्ट्रासाउंड करवाना चाहते हैं। जैसे ही अल्ट्रासाउंड हुआ तो रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि सोनिया सच में प्रेग्नेंट थी, लेकिन ये बात भी साफ हो गई कि ये प्रेगनेंसी सोनिया को हमारी शादी के पहले ही महीने में रह गई थी। ये बच्चा उस समय का था जब हम शादी की शुरुआती दिनों में थे। इसका मतलब ये बच्चा मेरा था, लेकिन फिर भी अपने दिल को तसल्ली दिलाने के लिए मैं अपनी पत्नी का करवाया गया अल्ट्रासाउंड लेकर उस डॉक्टर के पास गया जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहा था। वहाँ मेरी मुलाकात डॉक्टर से हुई और मैंने डॉक्टर को पूरी बात बताई तो डॉक्टर कहने लगे कि दरअसल हम बहुत शर्मिंदा हैं और आपके साथ एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है।
मैंने महसूस किया कि डॉक्टर बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने मुझे समझाया कि नॉर्मली ऐसा हो जाता है कि अस्पताल में एक ही नाम के 2 लोगों की रिपोर्ट्स आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं, और आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। आपके ही नाम के एक आदमी हमारे अस्पताल में अपनी रिपोर्ट लेकर आए थे और आपकी भी रिपोर्ट्स थीं। आप दोनों की रिपोर्ट आपस में बदल गई। दरअसल आपके हम नाम परसों ही हमारे पास आए थे। वो बांझ हैं, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। ये कहते हुए डॉक्टर बहुत शर्मिंदगी जाहिर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें पता था कि आप भी हमारे पास एक न एक दिन जरूर आओगे, तब हम आपसे अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग की माफ़ी मांग लेंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उसने मेरी असली रिपोर्ट निकालकर जब मुझे दिखाई तो उसमें पता लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये खबर सुनकर मुझे एक तरफ खुशी भी हो रही थी तो दूसरी तरफ उस डॉक्टर पर गुस्सा भी आ रहा था। मैंने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। मन तो कर रहा था कि मैं डॉक्टर को यहीं पर मारना शुरू कर दूं, मगर डॉक्टर का कहना था कि गलती हमारी नहीं, गलती अस्पताल के स्टाफ की है और स्टाफ पर काफ़ी डांट पड़ चुकी है। वो बहुत शर्मिंदा हो रहे थे, मुझसे बार बार माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस गलतफहमी की वजह से मैंने अपनी पत्नी के साथ कैसा सलूक किया। मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। जब मुझे अस्पताल के डॉक्टर ने बताया था कि मेरी पत्नी को प्रेगनेंसी पूरे 3 महीने की है, तो उसके हिसाब से मैंने हिसाब लगा लिया था कि मेरी पत्नी की प्रेगनेंसी शादी के पहले ही महीने की है और मेरा एक्सीडेंट तो शादी के चौथे महीने में हुआ था। ये तो अच्छा हुआ कि मैं इस गलतफहमी को दूर करने के लिए अपनी पत्नी की रिपोर्ट्स लेकर इस वाले डॉक्टर के पास आ गया था, जिसकी वजह से सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई थी। शायद मैं सारी जिंदगी अपनी पत्नी को गलत ही समझता रहता। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मुझे अपने आप से नफरत महसूस होने लगी क्योंकि मैंने सोनिया का बहुत दिल दुखाया था। मैं वहां से उठकर अस्पताल आ गया था जहां पर मेरी पत्नी एडमिट थी और इस तरह मेरी पत्नी की बेगुनाही की हकीकत सामने आ चुकी थी। मेरी उलझन खत्म हो गई थी और मेरे दिल में सुकून आ गया था कि ये बच्चा सच में मेरा ही था। मैं अपनी पत्नी को वापस अस्पताल से घर ले आया था और जैसे ही हम घर के दरवाजे पर पहुंचे, मेरे दिल की एक अजीब सी हालत थी। जो कुछ भी मैंने सोनिया के साथ किया था उसकी मैंने उससे माफ़ी मांगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपनी पत्नी को जो तकलीफ दी थी, जो इल्ज़ाम दिए थे, वो इल्ज़ाम उस पर लगाए थे, वो सब मेरी नज़र में एक बोझ बन गए थे। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। मैंने सोनिया से कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे कैरेक्टर पर शक किया था। तुम्हारे बारे में वो सब कुछ कहा था जो एक इंसान को दूसरे इंसान के बारे में भी नहीं कहना चाहिए। मैं जानता था कि कैरेक्टर पर उंगली उठाना बहुत बड़ा पाप है और मैंने ये पाप किया है। सोनिया ने मुझे नज़र भरकर देखा और फिर नरम शब्दों में कहा कि मैं आपको पहले ही माफ़ कर चुकी हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी ये बात मेरे दिल को छू गई थी। वो सच में बहुत अच्छी थी और मैंने उसके साथ जो भी किया था उसके लिए मैं बहुत पछता रहा था। मेरी पत्नी बहुत मजबूत और हिम्मत वाली औरत थी जो इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बावजूद भी मुझे माफ़ कर चुकी है। मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया था और अपनी पत्नी से कहा कि ये सब लोगों की बातों की वजह से हुआ है क्योंकि हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और इस बात से लोग जलते हैं। लोग मुझसे तुम्हारे बारे में गलत गलत बातें किया करते थे। मैंने सोनिया को वो सब भी बता दिया था जो डॉक्टर ने मेरे साथ किया था। ये सब सुनकर सोनिया दंग रह गई थी। उसने कहा कि मैं तो जानती थी कि आपसे झूठ बोला गया है या फिर आपको कोई गलतफहमी है, क्योंकि मुझे अपनी प्रार्थनाओं पर पूरा यकीन था और खुद पर भी। मैंने सोनिया से कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं सिर्फ अपनी और अपने मन की सुनूंगा। सोनिया ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मेरा रिश्ता मेरी पत्नी के साथ और ज़्यादा मजबूत हो चुका था, पर अब मैं अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। मैं बहुत खुश हुआ था कि मैं ठीक भी हूँ और मेरी पत्नी भी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये खुशी मेरे लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन गलतफहमी में आकर मैंने जो किया उसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा होता हूँ। मैंने अपना रिश्ता सोनिया के साथ और भी मजबूत कर लिया था। वक्त के साथ साथ ये हकीकत भी खुल गई कि शादी की पहली रात मुझे अननोन नंबर से किसने मैसेज किया था, क्योंकि अपनी गलतियों की माफ़ी मैं अपनी पत्नी से मांगता रहता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने सोनिया के साथ जो किया वो सब कोई मामूली नहीं था। एक दिन सोनिया ने मुझे बताया कि आपको मैसेज ज़रूर हमारे दोस्त प्रताप ने किया होगा। उसने कहा कि दरअसल शादी से पहले 6 महीने तक मेरा प्रताप से रिश्ता लगा रहा था। हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन उसके घरवाले मेरे घरवालों से बहुत सारे दहेज की डिमांड कर रहे थे। ये सब देखते हुए कि मेरे घर से उसके घरवालों को ज़्यादा दहेज नहीं मिलेगा, इसलिए उसकी माँ ने कुछ समय बाद रिश्ता ख़त्म कर दिया। ये सब कुछ उसकी माँ ने किया था, मगर वो मुझसे शादी करना चाहता था।
जब उसे पता चला कि मेरा रिश्ता आपके साथ तय हो गया तो उसने सोच लिया था कि वो हम दोनों को एक नहीं होने देगा, लेकिन फिर भी हम एक हो गए। लेकिन शादी के बाद भी प्रताप को सुकून नहीं मिला था। वो शादी के बाद मेरी पत्नी को फ़ोन करके तंग करने लगा था और बार बार अपनी मोहब्बत के दावे करता था, इसलिए वो खोई खोई सी रहती थी। मुझे जब ये सच्चाई पता चली तो मुझे प्रताप पर बहुत गुस्सा आया था और अफसोस भी हुआ कि एक दोस्त ही दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन अब सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को खुले दिल से एक्सेप्ट किया था और अपनी सारी गलतियों की उससे माफ़ी मांग ली थी और उससे वादा किया था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। कुछ समय के बाद सोनिया ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। मेरे परिवार वाले बच्चे के आ जाने से बहुत खुश हुए थे और सबसे ज्यादा खुश तो मैं था, जिसने पिता बनने की उम्मीदें उठा दी थी, लेकिन अब उसकी गोद में उसका ही बच्चा था। कुछ गलतफहमियां इंसान का घर बर्बाद कर देती हैं। अगर वो गलतफहमियां समय से पहले ही सुलझ जाएं तो कुछ जिंदगियां और घर तबाह होने से बच जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।